कहानी है पालघर जिले के सुदूर इलाके में बसे एक ऐसे गांव की जहां सूरज की आखिरी किरण ढलते ही सन्नाटा अपनी खौफनाक चादर ओढ़ लेता था। ये कोई साधारण सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें चीखें दबी हुई महसूस होती थीं। गांव के लोग शहर की चकाचौंध और शोर शराबे से दूर अपनी एक अलग ही, शायद थोड़ी डरावनी दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां दिन परिंदे पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना पावर सब स्टेशन। खंडहर बन चुकी वो इमारत किसी दानव के खुले हुए जबड़े की तरह लगती थी। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरे गांव पर कालिख पोत दी हो। अजीब बात है, मोबाइल का नेटवर्क तो छोड़ो, यहाँ की हवा में भी एक भारीपन है। और अब ये बिजली भी गुल हो गई। ये तो हद हो गई। विक्रम, जो अभी अभी शहर के एक नामी कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया था, पालघर के इस गांव में बिजली की बदहाल व्यवस्था सुधारने का जिम्मा लेकर आया था। वो जोश से भरा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ के अंधेरे का कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तभी उसे बाहर से कुछ इंसानी आवाज़ों की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रोशनी की तलाश में अपने क्वार्टर से बाहर निकला। गांव के बीचों बीच एक विशाल, सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ किसी को बुला रहा हो। पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग और कुछ सहमे हुए नौजवान बैठे थे। विक्रम उनके पास पहुंचा। रामू काका, ये रोज का क्या झमेला है? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही घड़ी में शाम के 6:30 बजते हैं, पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है। क्या विभाग इतना लाचार है कि शाम होते ही बिजली काट दी जाती है? आओ बेटा विक्रम, बैठो। शहर के लोग घड़ी की सुइयों पर नाचते हैं, पर ये पालघर का ये गांव घड़ी देखकर नहीं, बल्कि डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते बेटा, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही हम सबकी भलाई है। भलाई? अंधेरे में कैसी भलाई काका? हाँ साहब, बिजली आएगी तो सब कुछ दिखने लगेगा। वो सब भी जिसे कोई भी इंसान अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। यकीन मानिए साहब, कुछ चीजों का अंधेरे में रहना ही बेहतर है। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, इन डरावनी कहानियों से डरने नहीं। कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगा और आप खुद देखेंगे कि कल शाम को पूरा पालघर रोशनी से जगमगाएगा। बेटा, तुम यहाँ नए हो, शहर से आए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का हम बुरा नहीं मानेंगे। पर एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता सीधा मौत के दरवाजे पर खुलता है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे याद करके आज भी गांव वालों की रूह कांप जाती है। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही बेटा, वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलने लगती हैं। वहां मत जाना। क्या काका, आप भी इन पुराने अंधविश्वासों के पीछे पड़े हैं? बिजली नहीं है क्योंकि सिस्टम पुराना है। मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। मुझे पक्का यकीन है कि या तो कोई तार ढीला है या ट्रांसफार्मर का तेल खत्म हो चुका है। विक्रम वहां से तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि गांव वाले कामचोर हैं और बिजली ठीक न करने के लिए भूतों का बहाना बना रहे हैं। उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। खिड़की के बाहर हवा की गति बढ़ती जा रही थी। पुराने शीशे खड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश की। जैसे ही कमरे की लालटेन बुझी, सन्नाटा और भी भयानक हो गया। अचानक विक्रम के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। छप
छप छप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरामदे में नंगे और गीले पैरों से टहल रहा हो। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि आवाज उसके दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई है। वो उठा, अपनी टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर सघन अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसे बस धूल उड़ती दिखी। दूर गांव के आखिरी छोर पर एक मशाल जल रही थी, जो हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। पागल हो गया हूं मैं भी। इन गांव वालों की बातों का मुझ पर असर हो रहा है। वो वापस आकर लेट गया। उसकी आंख अभी लगी ही थी कि तभी उसके कानों के बिल्कुल पास एक बर्फ जैसी ठंडी और मरे हुए इंसान जैसी बेजान फुसफुसाहट सुनाई दी। साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी माँ बहुत बीमार है। कौन है? कौन है कमरे में? पूरा कमरा खाली था। खिड़कियां बंद थीं। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। तभी उसके मुख्य दरवाजे पर 3 धीमी और नपी तुली दस्तकें हुईं। खट खट खट। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल रही होगी, लेकिन उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी शेष न हो। उसकी आंखें धसी हुई थीं और वो फटे पुराने कपड़े पहने था। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सरकारी क्वार्टर है और रात में यहाँ आना मना है? साहब, माफ करना। मेरा नाम शंकर है। मैं पास के ही खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ साहब, मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उन्हें बहुत तेज बुखार है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश और अंधेरे में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सबने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। आपके पास दवाइयाँ होंगी। कृपया मेरे साथ चलिए, मेरी माँ की जान बचाइए। देखो शंकर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ बिजली का काम देखने आया हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास एक फर्स्ट एड किट है जिसमें कुछ बुखार और दर्द की दवाइयाँ हैं। तुम डरो मत, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या तुम्हारा घर बहुत दूर है? नहीं साहब, ज्यादा दूर नहीं है। बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहाँ वो पुराना कुआं है। अगर हम पगडंडी से शॉर्टकट लेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। बस आप जल्दी चलिए साहब, वक्त बहुत कम बचा है। विक्रम ने अपनी टॉर्च और दवाइयों का डिब्बा उठाया और शंकर के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वे क्वार्टर की सीमा से बाहर निकले, पाल घर का वो सन्नाटा और भी ज्यादा भारी लगने लगा। गांव की गलियां किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश थीं। शंकर आगे आगे चल रहा था। विक्रम ने गौर किया कि शंकर के चलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। विक्रम की अपनी भारी चप्पलों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी, लेकिन शंकर जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां भी नहीं चटक रही थीं। शंकर, तुम लोग इस सुनसान इलाके में क्यों रहते हो? यहाँ तो बिजली के खंभे भी सड़ चुके हैं। कल मैं इसी इलाके का मुआयना करने वाला था। साहब, हम वहां अपनी मर्जी से नहीं रहते। हम वहां बंधे हुए हैं बरसों से। उस कुएं ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। आप बस चलते रहिए साहब। रास्ता थोड़ा कठिन है, पर मंजिल करीब है। वे उस घने पेड़ों वाले रास्ते पर पहुंच गए जो पुराने सब स्टेशन की तरफ जाता था। पेड़ों की विशाल टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी मृत शरीर की उंगलियां हों। अचानक झाड़ियों में एक तेज हलचल हुई। विक्रम ने टॉर्च घुमाई। वहां उसे 2 चमकती हुई पीली आंखें दिखीं। उसे लगा कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन तभी उसे एक इंसानी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और शिकार। आज फिर कोई इस मनहूस रास्ते पर आया है। इसे भी अंधेरा निगल जाएगा। शंकर, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या यहाँ कोई और भी है? आवाजों पर ध्यान मत दीजिए साहब। वो तो बस भटके हुए लोग हैं, जिन्हें अब अपना नाम भी याद नहीं। हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी सामने डाली। उसे एक जर्जर मिट्टी का पुराना घर दिखाई दिया। घर की छत आधी गिर चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि घर के बिल्कुल बाहर बिजली का एक पुराना जंग लगा हुआ खंभा टेढ़ा होकर घर की छत पर गिरा हुआ था।
जैसे ही विक्रम आंगन में पहुंचा, उसके नथुनों में एक ऐसी बदबू आई कि उसे उल्टी महसूस होने लगी। ये किसी जानवर के मरने की नहीं, बल्कि इंसानी मांस के सड़ने की बदबू थी। साहब अंदर चलिए, माँ अंदर खाट पर आपका इंतजार कर रही है। और याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें घबराइएगा मत, वो बस हमारी मजबूरी है। विक्रम का अंतर्मन चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो भारी कदमों से अंदर पहुंचा। कमरे के कोने में धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। हवा इतनी जहरीली थी कि विक्रम को सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वहां एक पुरानी लकड़ी की खाट थी, जिस पर एक सफेद मैली चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। शंकर, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी बदबू क्यों है? और ये तुम्हारी माँ, क्या ये सो रही हैं? कमरे में कोई जवाब नहीं मिला। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, शंकर वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। तभी खाट पर लेटी उस आकृति में एक झटके के साथ हलचल हुई। चादर धीरे धीरे नीचे खिसकी और एक ऐसी बुढ़िया का चेहरा सामने आया जिसे देखकर विक्रम की चीख निकल गई। उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे कोई कंकाल हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उनमें से पीला मवाद निकल रहा था। आ गए बेटा। शंकर कह रहा था कि शहर से कोई नया सांप आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? क्या तुम मुझे इस तड़प से आज़ादी दोगे? जी माँ जी। शंकर ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है, उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। दवाई? अब दवाइयों का वक्त बरसों पहले गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो बाहर उस खंभे को। वो खंभा आज भी प्यासा है, उसे खून चाहिए। अचानक कमरे की दीवार पर शंकर की विशाल परछाई दिखाई दी। हालांकि वहां कोई इंसान नहीं था। कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये घर कोई घर नहीं, एक नरक है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की हिम्मत नहीं की। मैं बिजली के तारों के बीच तड़पता रहा। मेरा शरीर जलकर कोयला हो गया। मेरी माँ मुझे बचाने दौड़ी और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आकर राख हो गई। हम घंटों तड़पते रहे, पर किसी ने मदद नहीं की। तो तुम लोग मर चुके हो। शंकर, मुझे जाने दो, मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मेरी माँ की रूह को शांति तभी मिलेगी जब कोई इस खंभे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। आज रात इस खंभे को एक नई बलि चाहिए ताकि पालघर की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे साहब? बूढ़ी औरत अब खाट से उतरकर रेंगते हुए विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। उसके काले नाखून फर्श पर चिर चिर की आवाज कर रहे थे। विक्रम ने भागने के लिए दरवाजा ढूंढना चाहा, पर उसे सिर्फ दीवारें ही दिख रही थीं। डरो मत बेटा, बस एक बार उस नंगे तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। पूरा पालघर रोशनी से नहा उठेगा। नहीं, ये सब झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक दीवार को धक्का दिया। वो दीवार नहीं बल्कि भ्रम था। वो अचानक बाहर आंगन में गिरा।
बाहर बिजली कड़क रही थी। शंकर का साया उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। विक्रम उठा और बिना पीछे देखे पगडंडी पर भागा। पीछे से शंकर की डरावनी हंसी और बुढ़िया के रोने की आवाजें आ रही थीं। वो भागते भागते उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया, जिसे गांव वाले यम का द्वार कहते थे। कुएं के चारों तरफ पुराने तांबे के तार लिपटे हुए थे। कुएं के अंदर से पानी की नहीं बल्कि जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। विक्रम वहां रुक गया। उसके पैर अब उसके बस में नहीं थे। कुएं के अंदर से एक मखमली आवाज आई। विक्रम, रुको मत, हमारे पास आओ। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ कोई बिजली नहीं, कोई दर्द नहीं, बस अनंत सुकून है। शांति, हाँ, मुझे बस थोड़ी देर सोना है। मैं बहुत थक गया हूँ। शंकर और उसकी माँ कुएं के किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। विक्रम ने अपनी आंखें मूंद लीं और एक कदम कुएं की गहराई में बढ़ा दिया। एक गूंजती हुई छपाक की आवाज हुई और विक्रम उस गहरे काले अंधेरे में समा गया। अगली सुबह पालघर गांव में सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं थी। गांव वालों को पता चला कि शहर से आया इंजीनियर गायब है। रामू काका और गांव के लोग डरते डरते उस पुरानी पगडंडी की तरफ गए। कुएं के पास पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। वहां जमीन पर कीचड़ में सनी हुई विक्रम की चप्पलें और उसका प्राथमिक उपचार का डिब्बा पड़ा था। कुएं से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलकर हवा में विलीन हो रही थी। मैंने समझाया था उसे, पर अनहोनी को कौन टाल सकता है। पालघर के इस अंधेरे ने आज एक और जवान बलि ले ली। जो नौजवान पालघर को रोशन करने आया था, वो खुद हमेशा के लिए उस अंधेरे का हिस्सा बन गया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस कुएं के पास अब 2 नहीं बल्कि 3 परछाइयां दिखाई देती हैं। एक पुरानी माँ, उसका बेटा शंकर और एक नया साया विक्रम। वे आज भी राह देख रहे हैं, किसी अगले इंजीनियर की, किसी अगली बलि की। क्या आपको भी लगता है कि विक्रम की गलती थी या उस खौफनाक सिस्टम की? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली पालघर और भारत के अन्य डरावने गांवों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।